चलिए देखते हैं आज की क्लास में अपन जर्नल एंट्रीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब देखो हम लोग पहले पूरा सिलेबस के बारे में एक बार मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोगों ने देखा था अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग क्या होती है, देखा नहीं है, अच्छे से देख लेंगे। और बुक कीपिंग अकाउंटिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग के पार्ट को हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं, और जहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। मतलब एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, पहले चीज़ों को क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना, फिर उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस। खाना बनाने का कुकिंग प्रोसेस होता है, पहले क्या करते हैं, कढ़िया में तेल डालते हैं, फिर जीरा डालते हैं, फिर राई डालते हैं, फिर आलू की सब्जी मतलब आलू डालते हैं इस पीसेस में, फिर उसके बाद पानी डालते हैं, फिर वो पक जाता है तो फिर टमाटर हल्दी ऐसा डालते हैं, तब जाके एक बनता है ना खाना, कुकिंग प्रोसेस। वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए एक अकाउंटेंट को क्या लगता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या होता है, हिसाब किताब की बुक्स, क्या बोलते हैं, हिसाब किताब की बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचान करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको क्लासिफिकेशन करो। क्लासिफिकेशन मतलब होता है जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करना, लेजर बनाना। फिर समराइज़ करना, समरी में पढ़ोगे वो फाइनल अकाउंट, समराइजिंग। फिर फिफ्थ आ जाता है एनालिसिस, उसका निष्कर्षण निकालना, अपने टीम मेंबर्स के साथ में बैठ के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन करी ना उसको वो करना। तो इसी आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन अकाउंटिंग प्रोसेस को जोड़ के कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होती है। और ये सब हम अकाउंटिंग किसकी सीख रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की बुक में अकाउंटिंग सीख रहे हैं। ये रहा सोल प्रोप्राइटर और ये रही उसकी फर्म। हम किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग सीख रहे हैं, फर्म की बुक्स में बुक्स ऑफ अकाउंटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, फर्म की बुक्स में, वो भी कैसे फर्म की, जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। इंट्रोडक्शन थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद डबल एंट्री सिस्टम, ग्रुप्स ऑफ गोल्डन रूल्स जो मैडम पढ़ा रही ना, ये वाला मत पढ़ो, गोल्डन रूल्स अपन को नहीं पढ़ना है। 3 गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उससे नहीं पढ़ना है अपन को। किससे पढ़ना है, अपन को मॉडर्न रूल से पढ़ना है। अपन बाबा आदम जमाने के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, अपन कुछ मॉडर्न रूल से पढ़ेंगे अकाउंटिंग। आज की क्लास में अपन ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, जर्नल जो लिखा ना, ये कंप्लीट करेंगे। रिकॉर्डिंग का पार्ट है। मेन अकाउंटिंग जो भी अब शुरू हो रही बेटा कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, चैप्टर 4 से। अब ये पूरा मतलब एनसीईआरटी सिलेबस बुक को उठा के मैंने देख लिया, पीडीएफ या डाउनलोडेड में मेरे को मिल गया था इससे, लेकिन अपन बनाएंगे इससे नहीं, अपन पूरा बनाएंगे टीएस ग्रिवाल से। ठीक है, देखो बुक्स फॉर फर्दर रेफरेंस, सबसे पहली बुक लिखा भी क्या है, टीएस ग्रिवाल, फिर आरएल गुप्ता, टीएस ग्रिवाल, ये अलग अलग आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी फर्दर रेफरेंस के लिए, अपन किन किन बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो चैप्टर का नाम है ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, चैप्टर 2 जर्नल। ठीक है, जर्नल एंट्रीज अपन लोग यहाँ से बनाना सीखेंगे। मेरी आवाज़ तो आ रही ना आप लोग को, आ रही है। लेकिन ये चैप्टर अभी किससे पढ़ेंगे, टीएस ग्रेवाल से? क्या चीज़, ये जर्नल वाला चैप्टर टीएस ग्रेवाल से पढ़ेंगे ना? हाँ हाँ, सब टीएस ग्रिवाल से ही पढ़ेंगे। अभी मेरे पास पीडीएफ नहीं है तो मैं इसके बेसिस पे बता रहा हूँ, है सब में एक ही, चाहे इससे बनाओ चाहे उससे बनाओ, सब चीज़ें वही हैं। ठीक है, चलो यहाँ से अपन को
क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन लिखा ना, मिसेस रमा कमेंस बिजनेस विद कैश, इस टाइप के क्वेश्चंस को आज अपन बनाते हैं। लेकिन ये सब बनाने से पहले अपन को पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से समझना शुरू करते हैं। ये अपना एक क्वेश्चन रहेगा और इसके बेसिस पे अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या टर्म सीखे हो? 5 टर्म सीखे हो, नाम बोलो। बोलो। assets, liabilities, capital, revenue, expenses, revenue, एक्सपेंसेस लॉसेस के साथ में हम परचेज भी रख देते हैं, सामान का खरीदना, और फिर इनकम गेन और रिवेन्यू। अब 5 टर्म होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस, परचेज और इनकम गेन रिवेन्यू। अब देखो ये पांचों चीज़ें क्या क्या होती हैं बताना ज़रा, इसके एग्जांपल्स बताना। एसेट्स में क्या क्या होता है? स्टॉक एक एसेट्स है, stock, कैश एक एसेट्स है, और मशीनरी एक एसेट्स है, बिल्डिंग एक एसेट्स है, प्रीपेड अगर हमारे खर्चे हैं तो वो एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, और एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट, एक्रूड इनकम, और स्टॉक, अच्छा स्टॉक तो पहले लिख दिया मैंने, डेटर्स। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमको फ्यूचर में क्या देती हैं? प्रॉफिट देती है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है, फ़ायदे देने वाली चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती है? एसेट्स हो जाती है। लायबिलिटीज़ क्या होता है? हमारा कर्जा, क्रेडिटर वो आदमी जिससे हमने उधारी सामान खरीदा है, क्रेडिटर हो गया। फिर आ जाता है हमारा बैंक लोन, फिर आ जाता है हमारे खर्चे अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर आ जाते हैं हमारे क्या? अनअर्नड इनकम, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड येट, इनकम मिल गया है पर कमाया नहीं है। और क्या आ जाता है इसके अलावा? कोई भी और आउटसाइडर लोन्स, डिवेंचर्स, ये पढ़ेंगे आगे अपन टर्म्स, अभी तो नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू हिज बिजनेस, जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है वो फर्म के लिए क्या बन जाता है? कर्जा, कैपिटल नाम से। जो भी पैसा, अब चाहे कैश लगाए चाहे वो स्टॉक या मशीनरी लाए। हमने एक क्वेश्चन देखा था ना जिसमें ओनर जो है वो कैश, बिल्डिंग, मशीनरी सब ला रहा था, तो उन सब का टोटल करके हम कैपिटल बढ़ा दे रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। मतलब ओनर अपने घर से 5 लाख का कैश लाया और 5 लाख का स्टॉक लाया, तो हम कैश बढ़ा देंगे 5 लाख से, स्टॉक बढ़ा देंगे 5 लाख से, और कैपिटल कितने से बढ़ा देंगे? 10 लाख से। इसका मतलब ओनर चाहे घर से कैश ले आए या कैश के बदले कोई भी सामान लेके आ जाए, जो भी लाएगा, जो भी अमाउंट का लाएगा, जितने भी अमाउंट का लाएगा उतने अमाउंट से फर्म का क्या बढ़ जाएगा? इंटरनल लायबिलिटीज़, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं, और नेट वर्थ भी बोलते हैं। कंपनी के केस में यही पैसा इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड कहला जाता है, ओनर का लगाया हुआ, अपने आदमी का लगाया हुआ पैसा, इंटरनल लायबिलिटीज़। और ऊपर वाली जो थी वो क्या थी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। क्लियर है बेटा? हाँ, अब सैलरी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, परचेज में क्या आ जाता है? तो सैलरी, रेंट, सिर्फ सैलरी लिखा है ना, सिर्फ रेंट लिखा है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है ना, मतलब वो देने वाला है, वो खर्चा है। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कार्टेज, कार्टेज क्या होता है? भाड़ा,
भाड़ा जो दुकान तक सामान पहुंचा के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है ना, जो हमाली बोलते हैं उसको, हमाल लोग जो ला के सामान हमारे यहाँ तक पहुँचाते हैं, कार्टून्स को जो वर्कर्स नहीं पहुँचाते ट्रांसपोर्ट वाली जगह से आपकी दुकान तक, उन पे जो भाड़ा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्टेज। ठीक है, इस प्रकार के खर्चे आ जाएंगे यहाँ पे। और इनकम गेन क्या हो जाता है, इनकम गेन रिवेन्यू, यही सैलरी में सैलरी रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया। अगर रिसीव लिखा है तो इनकम, नहीं तो खर्चे। ये तो मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में बताया था, है ना। रेंट रिसीव्ड, ये सब हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो अब आपको पहचान करना आ गया कि किसको हम एसेट्स बोलेंगे, किसको लायबिलिटीज़ बोलेंगे, किसको कैपिटल बोलेंगे, कौन से एक्सपेंस लॉस हैं और कौन से इनकम और गेन है। इतना समझ में आया। अच्छा, ये सारी चीज़ें किसके लिए, फर्म के लिए या ओनर के लिए, किसके लिए होती है एसेट्स, किसके लिए लायबिलिटीज़, फर्म के लिए। क्योंकि हम किसके बिहाफ में अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्म के लिए। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, फर्म के लिए, ओनर के लिए नहीं। फर्म के लिए एसेट्स, फर्म के लिए लायबिलिटीज़, फर्म के लिए कैपिटल, फर्म के लिए एक्सपेंस लॉस और फर्म के लिए इनकम गेन। अब देखो, जो चीज़ें फर्म को फ़ायदा दे, सुनना ध्यान से, जो चीज़ें फर्म को फ़ायदा दे, वो क्या हो जाएगा, कौन सा बैलेंस हो जाएगा, प्लस बैलेंस। और जो चीज़ें फर्म को क्या दे, नुकसान दे, घाटा, नुकसान, या क्या बोल सकते हैं, घाटा, तो उसके पास कौन सा बैलेंस दे देते हैं, माइनस बैलेंस दे देते हैं। क्या समझ में आया आपको कि जो भी चीज़ें फर्म को फ़ायदा देंगी उनको हम कौन सा बैलेंस दे रहे हैं, प्लस, और जो भी चीज़ें फर्म को घाटा देगी उसको कौन सा बैलेंस दे रहे हैं, माइनस। अब फर्म के लिए जो एसेट्स है वो क्या है, फर्म को एसेट्स फायदा देगा या घाटा देगा, बताओ। फायदा देगा ना, फ्यूचर में देखो लिखे हो। तो फर्म के पास एसेट्स के पास कौन सा बैलेंस हो गया, प्लस। लायबिलिटीज फर्म के लिए क्या है, घाटा है, कौन सा बैलेंस हो गया, कैपिटल भी ओनर का लगाया हुआ पैसा है, माइनस। खर्चे और इनकम, सुनना ध्यान से। अब इसमें थोड़ा सा अलग लगेगा, ध्यान से सुनना इन दोनों में, इसलिए मैंने स्टार भी लगा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या होता है, फर्म ने कुछ फ़ायदा कमाया, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ फ़ायदा कमाया, प्रॉफिट कमाया। ओनर क्या लगाया था, ओनर क्या लगाता है बिजनेस में, कैपिटल। क्या लगाता है, कैपिटल, पूंजी लगाता है। कैपिटल को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, पूंजी, जो उसने जमा पूंजी लगाई अपने बिजनेस में। अब ओनर कैपिटल लगा रहा है तो फर्म का वो क्या बन गया, मतलब ओनर तो कैश लगाता है या सामान लगाता है, बदले में फर्म का वही क्या बन जाता है, कैपिटल नाम का कर्जा। अब कैपिटल के पास कौन सा बैलेंस है, माइनस बैलेंस है फर्म के लिए। तो अगर फर्म जो है वो प्रॉफिट कमाया, उस कैपिटल को लगाने के चलते फर्म ने, जेठालाल के पैसे लगाने के चलते गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स ने टीवी फ्रिज खरीद पाया। अब अगर जेठालाल पैसा ही नहीं लगाता तो क्या ये फर्म टीवी फ्रिज खरीद पाता, नहीं खरीद पाता। अब टीवी फ्रिज अगर खरीदता नहीं तो बेचता किसको, अब बेचा तो फ़ायदा कमाया, फ़ायदे में बेचा, तो वो फ़ायदा किसके चलते हुआ है, ओनर के चलते हुआ है। तो जेठालाल क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा ओनर अपने घर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो ये प्रॉफिट फर्म का होते हुए भी वो किसका बन जाता है, प्रॉफिट ओनर का बन जाता है। क्योंकि जो भी बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो कौन ले जाएगा, जेठालाल ले जाएगा। जो भी फ़ायदा हो रहा है आयुष जैन क्लासेस में, वो कौन ले जाएगा, आयुष जैन ले जाएगा, ओनर ले जाएगा।
इसका मतलब कि फर्म का फायदा होते हुए भी अब हम ओनर को एक अलग आदमी मानते हैं, अलग इंसान है, ये अलग है और ये अलग है। किस कॉन्सेप्ट के तहत? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत फर्म अलग है और ओनर अलग है, अकाउंटिंग के नज़रिए से, अकाउंटिंग के चश्मे से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में ये दोनों ही इंसान एक हैं। आयुष जैन बोलो या आयुष जैन क्लासेस बोलो एक ही है, जेठालाल बोलो या गड़ इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो एक ही है लीगली, बीएसटी की भाषा में। लेकिन अकाउंटिंग के नज़रिए से फर्म अलग है और ओनर अलग है। और हम किसके अकाउंटेंट हैं? फर्म के अकाउंटेंट हैं। तो भाई फर्म को जो भी फायदा हुआ है वो फायदा फर्म का होते हुए भी किसको चला जाएगा? ओनर को चला जाएगा। और अगर ओनर वो पैसा कैश में नहीं निकाल के ले गया तो वो कहाँ जुड़ जाएगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा। अब जैसे मान लो कैपिटल किसी का 5,000 रुपये था, अब प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? अब सुनना ध्यान से, कैपिटल के पास कौन सा बैलेंस लिखा था आपने फर्म के लिए? कौन सा बैलेंस लिखा था कैपिटल के पास? माइनस बैलेंस लिखा था। तो बताओ ये जो कैपिटल है इसके पास भी कौन सा बैलेंस हो गया? माइनस बैलेंस। तो बताओ उसमें ये जो प्रॉफिट है 100 रुपए का, यहां लिख देता हूं मैं प्रॉफिट, क्या है ये? प्रॉफिट। और ये क्या? कैपिटल। तो कैपिटल में, और ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल था, ये हो गया क्या? क्लोजिंग कैपिटल। तो आप मेरे को बताओ कि अब -5,000 में यदि मैं माइनस प्लस 100 कर दूं तो वो -4,900 हो जाएगा। तो माइनस में और क्या करना पड़ेगा मेरे को? माइनस करना पड़ेगा, तब तो वो बढ़ के कितना होगा? -5,100। बोलो नहीं समझ में आया, जल्दी बोलो। ये साइन का है ना? हाँ साइन का है तो क्या इतने होशियार थोड़ी, बोलो नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ ना, बोलो नहीं आया। बता दो एक बोलो। नहीं बोलो पहले नहीं आया। नहीं आया। हाँ नहीं आया तो। हाँ अब सुनो, देखो अगर मैं बोलूँ आपके जेब में +100 रुपये है, ठीक है, और अब आप अपने दोस्त को 50 रुपये दे दिए तो आपके पास कितना रुपये बचेगा? 50 रुपये। तो अगर प्लस बैलेंस था तो प्लस को कम करने के लिए आपने क्या किया? माइनस किया। मतलब प्लस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सुनते जाना, ठीक है ना? अगर आपके जेब में +100 रुपये था, अब आपके दोस्त ने आपको 50 रुपये दे दिया तो आपके पास कितना बचेगा? 150। मतलब पहले से 100 रुपये था आपके पास, आपके दोस्त ने आपको 50 रुपये और दे दिया कि ले भाई ये ले 50 रुपये तू पकड़, तो आपके पास कितना बचेगा? +150। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे? +50 करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? इसका मतलब प्लस को और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? और प्लस करना पड़ता है। प्लस को और बढ़ाने के लिए और क्या किया हमने? प्लस ना किया। अब अगर मान लो आपके पास में -100 रुपये था, मतलब आकृति जो है वो अनुभूति से 100 रुपये लग रही थी, तो ये आकृति का -100 रुपये है। अब आकृति ने उसको 50 रुपये वापस कर दिए, ठीक है, किसको? अनुभूति को। तो आकृति अब कितना रुपये लगेगी अनुभूति का? 50। -50।
लग रही कर्जा तो माइनस में है ना। समझ आया क्या बोला मैं? कि पहले 100 रुपये कर्जा लग रही थी, -100 रुपये, अब 50 दे देने के बाद -50 रुपये कर्जा लग रही। तो बताओ -100 को -50 बनने में क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? क्या वो 50 रुपये जो दी है उसको क्या मैं -50 लिखूँ नहीं, या +50 लिखूँ? +50। +50। इसका मतलब माइनस को कम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? प्लस करना पड़ेगा। माइनस को कम करने के लिए प्लस का। अभी तुमको लग रहा होगा ये क्या लिखवा रहे हैं सर, अभी देखना जादू। और अगर मान लो 100 रुपये आकृति अनुभूति से लगती थी, अब 50 रुपये और ले लिया अनुभूति से उधारी आकृति, तो अब टोटल आकृति का कितना रुपये लगने लगी है? 150। मैथ्स में तुम लोग थोड़े ज़्यादा वीक थे क्या? प्लस माइनस बोल रहा हूँ नालायको, सुनते जाओ। हाँ तो समझ तो पहले क्या बोल रहा हूँ। तू है ना आकृति, ये अनुभूति से 100 रुपये पहले ही उधारी ले चुकी थी और 50 रुपये और ले ली कि दे तो बहन गुपचुप खा के आऊँगी। तो अब कितना रुपये उधारी लगने लगी आकृति अनुभूति का? 150 रुपये। अरे 100 तो पहले से लग रही थी, 50 और ले ली उधारी में, तो 50 तो दे दी थी ना वापस। नहीं वो भूल जाओ, वो गया। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ अलग से। ये 3 कॉन्सेप्ट खत्म। ये चौथा वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ जो लिख रहा हूँ दिख रहा है कि 100 रुपये पहले से लग रही थी आकृति अनुभूति का, ठीक है, और 50 रुपये ले ली गुपचुप खाने के लिए आकृति, उधारी और ले ली, तो कितना रुपये टोटल लगने लगेगी उधारी? 150। 150 रुपये। तो -150 बोलूँगा ना। तो अभी माइनस को और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा? क्या +50 करना पड़ा? बताओ ना, क्या +50 करना पड़ा? +50। हाँ, +50। लो तो करो, -100 + 50 कितना होता है? लो करो करो। माइनस और प्लस तो बड़ा कौन है? माइनस। और दोनों सिंबल एक दूसरे से क्या है? कम है। तो 100 रुपये में से -100 में से +50 गया तो -50 नहीं बचा। हाँ, तो माइनस को कम करने के लिए क्या लगा? ये तो कम हो गया कर्जा, प्लस तो माइनस को कम करने के लिए क्या लगा? प्लस लगा। और माइनस को और बढ़ाने के लिए -100 को -150 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -50 नहीं करना पड़ेगा बोधी लोग -50। हैं। मतलब माइनस को और बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ता है? मैं बता रहा हूँ, पहली क्लास भेजूंगा क्लास 1, कल से सिस्टर लूसी से पढ़ना शुरू करो तुम लोग। नलायको, माइनस को और बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। माइनस करना पड़ता है। तो 4 बातें क्या हुई? प्लस को कम करने के लिए माइनस करो, प्लस को और बढ़ाने के लिए और प्लस करो, प्लस को कम करने के लिए माइनस को कम करने के लिए प्लस करो, और माइनस को और बढ़ाने के लिए और माइनस करो। माइनस कर। ठीक है? ठीक है। मान्या अभी ज्वाइन कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मान्या थी आज नहीं आई है अभी अभी, तो इसको ज्वाइन कर ऐसे ही करवा रहे हैं। वो तो ऑफलाइन पढ़ेगी, आज ऐसी आ जाए। भेज तो दिए, पहुंच रहा है कि नहीं देख लेते। तो माइनस को और बढ़ाने के लिए और माइनस करना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, इतना समझ में आया? आगे। अब माइनस को और बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ेगा? अगर कैपिटल पहले से माइनस बैलेंस होता है कि नहीं कैपिटल के पास फर्म के लिए,
होता है ना, कैपिटल के पास -5,000 रुपये। अब आप पहले ओनर का 5,000 रुपये लग रहे थे, -5,000 रुपये। अब आपका प्रॉफिट हुआ जो कि किसका हो जाएगा, ओनर का। तो आपका कमाया हुआ फायदा ओनर का हो जाता है। आपका कमाया हुआ प्रॉफिट ओनर को चले जाता है। गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाया हुआ प्रॉफिट जेठालाल को चला जाता है और वो जाके कैपिटल में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस मतलब जुड़ जाता है। तो अभी कैपिटल के पास खुद कौन सा बैलेंस था, प्लस बैलेंस था या माइनस बैलेंस था, माइनस। तो माइनस में और बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है ना बेटा, तो माइनस को और बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ा, माइनस। और माइनस करना पड़ा। तब तो जाके आपका कर्जा बढ़ के कितना हुआ, -5,100 हुआ। आप समझ में आया। हाँ। तो प्रॉफिट के पास कौन सा बैलेंस हो रहा है देखो, माइनस। और अगर घाटा होता, सुनो आपको, अगर लॉस होता तो आपका कैपिटल क्या हो जाता, लॉस के अमाउंट से। मान लो जैसे आपको 300 रुपए का घाटा हो गया, क्या हो गया, 300 रुपए का लॉस हो गया, तो आपका पैसा कितना बचता, -4,800 रुपए कैपिटल। तो माइनस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो लॉस के पास कौन सा बैलेंस हुआ, प्लस। लॉस के पास हुआ प्लस बैलेंस, और प्रॉफिट के पास हुआ माइनस बैलेंस। अब समझ में आया, क्योंकि ये सब कुछ कैपिटल में जुड़ता है और खुद कैपिटल के पास कौन सा बैलेंस है, माइनस बैलेंस है। तो कैपिटल में जाके क्या जुड़ेगा, ये इनकम गेन और ये प्रॉफिट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, इनकम गेन और रिवेन्यू जुड़ेगा। तो जो माइनस को और बढ़ाए वो भी माइनस, जो माइनस को और बढ़ाए वो भी, नहीं समझ आया, माइनस को और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो जो माइनस को और बढ़ाए वो भी माइनस। तो इनकम गेन और रिवेन्यू के पास भी कौन सा बैलेंस हुआ, और एक्सपेंस लॉसेस के पास कौन सा बैलेंस हुआ, जो कैपिटल को कम करे वो घाटा है, और कैपिटल के पास माइनस बैलेंस है, तो जो कैपिटल को कम करे वो प्लस, और एक्सपेंसेस लॉसेस कैपिटल को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसीलिए माइनस कैपिटल को कम करने के लिए प्लस एक्सपेंसेस लॉसेस। इसीलिए मैं बोला इसको ध्यान समझना। अब समझ में आया। कोई पूछे कि एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन के पास में ऐसा उल्टा अमाउंट क्यों होता है फर्म के लिए, क्यों होता है फर्म के लिए, तो आप बोलना क्योंकि एक्सपेंस लॉस कैपिटल में जाके कम हो जाते हैं, और कैपिटल खुद कर्जा है फर्म के लिए, तो माइनस बैलेंस था। अब उस माइनस कर्जे को कोई कर्जे को कम करे तो वो प्लस होता है। तो फर्म का खर्चा फर्म के ओनर से ले लिया जाता है। जैसे आज मेरे बिजनेस में अगर कोई घाटा हुआ, जैसे मेरे फर्म ने आयुष जैन क्लासेस ने आयुष जैन का पैसा लग रही थी, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, आयुष जैन क्लासेस यहाँ लिखते हैं, उस जगह को अभी वो नहीं करेंगे, इस जगह में लिखते हैं। आयुष जैन क्लासेस क्या है, फर्म है, और आयुष जैन क्या है, ओनर है। तो आयुष जैन क्लासेस में जो भी आयुष जैन ने क्या लगाया, कैपिटल लगाया, कैश लगाया, वो फर्म का क्या बन गया, कर्जा बन गया, मतलब माइनस। अब मैं कैश लगाया था 5,000 रुपये का, चलो 50,000 रुपये का लगाया था पैसा अपने बिजनेस में, अपनी कोचिंग में 50,000 रुपये का बिजनेस में पैसा लगाया,
तो मेरे फर्म के लिए वो 50,000 रुपये क्या बन गया, कर्जा। क्यों कर्जा बन गया, क्योंकि अकाउंटिंग के नज़रिए से ओनर, फर्म अलग है और ओनर अलग है, ये एक अलग पर्सन है और ये एक अलग पर्सन है। और हम किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, किसके अकाउंटेंट हैं, किसके चार्टेड अकाउंटेंट हैं, फर्म के। तो फर्म के नज़रिए से दूसरे आदमी का लगाया हुआ पैसा क्या है, कर्जा है। किस नाम का कर्जा है, कैपिटल। कैपिटल नाम का कर्जा है। ठीक है। और जो भी फ़ायदा, जैसे कि आयुष जैन क्लासेस ने अभी फ़ायदा कमाया, एक सेकेंड में मैं ये लगा देता हूँ चार्ज में। आयुष जैन क्लासेस ने अभी फ़ायदा कमाया, मान लो इस कैपिटल लगाने के चलते 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो ये प्रॉफिट कहाँ जाके जुड़ जाएगा, कैपिटल में जुड़ता है कि नहीं। तो जो ये मेरी फर्म जो मेरा पैसा लगने लगेगी, अब वो 5,000 रुपये मेरे को कैश में तो दी नहीं होगी, तो उससे वो क्या कर देगी, अपने कैपिटल को बढ़ा देगी। कैपिटल में प्रॉफिट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ता है, जुड़ जाता है। तो -50,000 को और बढ़ाने के लिए मेरे को और क्या करना पड़ा, 5,000 के प्रॉफिट को और माइनस करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लिए वो पैसा कर्जा था। मेरे लिए मतलब आयुष जैन क्लासेस के लिए हम इसके हिसाब से सोचेंगे, इसके लिए ऑलरेडी वो पैसा क्या था, माइनस बैलेंस था। तो माइनस को और बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ा, और माइनस करना पड़ा। तो प्रॉफिट इनकम गेन जो होता है फर्म का फायदा होते हुए भी फर्म का क्या बन जाता है, कर्जा बन जाता है। क्या बोला मैं, इनकम प्रॉफिट गेन फर्म का होते हुए भी फर्म का कर्जा बन जाता है। इसीलिए कौन सा बैलेंस होता है उसके पास, प्रॉफिट गेन के पास, इसलिए कौन सा बैलेंस होता है, कर्जा बन जाता है। तो माइनस फर्म के लिए कौन सा बैलेंस होता है, फर्म का फायदा माइनस बैलेंस, क्योंकि वो फर्म का फायदा बेचारे फर्म के पास नहीं रह जाता, फर्म ऐसे रोता है। वो पैसा कौन ले जाता है, ओनर ले जाता है। ओनर। और फर्म को अगर घाटा होता है ना, तो फर्म खुश होता है। क्यों खुश होता है, क्यों खुश होता है, क्योंकि वो घाटा किससे मिल जाएगा, ओनर से मिल जाएगा। वो घाटा किससे मिल जाएगा, ओनर से। अगर फायदा चला जाता है तो घाटा ओनर से मिल जाएगा। और ओनर को इसी बात का क्या होता है, रिस्क होता है कि नहीं होता है बिजनेस में, लॉस होने का। तो अगर घाटा हुआ तो वो कहाँ से कम हो जाएगा, कैपिटल से। तो जो माइनस बैलेंस को कम करे वो प्लस। तो अगर फर्म को 3,000 का क्या हो गया, घाटा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में क्या हो जाएगा, कैपिटल में वो प्लस हो जाएगा। मतलब फर्म का फायदा फर्म के लिए क्या बन जाता है, कर्जा बन जाता है। लिखा ना मैंने अभी नीचे, क्या कि फर्म का फायदा फर्म के लिए कर्जा बन जाता है, इसलिए माइनस को और बढ़ाने के लिए और माइनस। तो अगर प्रॉफिट इनकम गेन होता है तो वो कौन सा बैलेंस है, माइनस बैलेंस है। लेकिन अगर कोई कैपिटल, क्योंकि कैपिटल किसका है, ओनर का, और वो फर्म के लिए क्या है, कर्जा, इसलिए कौन सा बैलेंस है, माइनस बैलेंस है। तो जो कैपिटल को कम करे वो प्लस, जो माइनस को कम करे वो प्लस। देखो अभी बताया था ना, जो माइनस को कम करे वो, जो माइनस को कम करे वो प्लस, और जो माइनस को और बढ़ाए वो और माइनस। तो अगर कैपिटल के पास
माइनस बैलेंस है और कैपिटल बढ़ रहा है, तो उसको और बढ़ाने के लिए क्या करो, और माइनस करो। और कैपिटल कब बढ़ेगा, जब प्रॉफिट होगा। तो अगर कैपिटल के पास माइनस बैलेंस है तो उसमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। इसलिए माइनस को बढ़ाने के लिए और माइनस बैलेंस हो गया। और कैपिटल के पास कौन सा बैलेंस है फर्म के लिए बेटा, माइनस बैलेंस है। और कैपिटल को कौन कम करता है, खर्चे। तो कैपिटल, अगर कैपिटल के पास माइनस बैलेंस है तो कैपिटल को कम करने के लिए एक्सपेंस के पास कौन सा बैलेंस हो गया, प्लस बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया? हाँ ठीक है। तो थोड़ा ही नहीं, ज़्यादा नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा आ गया तो भी दौड़ेगा। हमको थोड़ा ही थोड़ा समझना है, कौन सा हमको एक बार में समझना है। हाँ, हमको एक बार में समझना भी नहीं है, ठीक है। अब इतना समझ में आया। इसीलिए एक्सपेंस, लॉस और इनकम गेन के पास में थोड़ा उल्टा नेचर लगता है। एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल में तो वैसे ही लगा कि एसेट्स के पास प्लस बैलेंस है, लायबिलिटीज कर्जा है फर्म के लिए तो माइनस बैलेंस है। कैपिटल भी फर्म के लिए क्या है, कर्जा है, ओनर का लगाया हुआ पैसा, इसलिए माइनस बैलेंस। लेकिन एक्सपेंस लॉस हमको ओनर से मिल जाता है, क्योंकि हमको ये खर्चे ओनर से मिल जाते हैं, हम फर्म है, इसलिए हमारे लिए क्या है, वो प्लस बैलेंस है। और इनकम गेन हमको ओनर को देना पड़ता है, इसलिए हमारे लिए कौन सा बैलेंस है, माइनस बैलेंस है। अब जहां जहां प्लस लिखे हो, देखो आपको एक सही बात बता देता हूं, जहां जहां प्लस लिखे हो वहां वहां लिखना है डेबिट, और जहां जहां माइनस लिखे हो वहां वहां लिखना है क्या, क्रेडिट। अब इसको मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये मैं हटाऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैंने भी फ़ोटो खींच ली है, मैं भी भेज दूंगा। अब देखो, ये लॉजिक एक बार समझ में आ जाता है ना, तो फिर पूरी जर्नल एंट्रीज बनने लगती है। अब प्लस, जहां जहां प्लस लिखे हो वहां वहां क्या लिखना, डेबिट लिखना। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर क्यों लिखते हैं, ये अभी समझाता हूँ। क्यों लिखते हैं बताओ, डेबिट में तो आज नहीं आता। ये जो पढ़े हो ना आज, ये जो आज आप लोग पढ़े हो ना, इसको बोलते हैं अखंड चुतियापा, सियापा। कुछ भी पढ़ाई है, कुछ भी पढ़ाई है, कुछ भी। ये आर डजंट रिफर फॉर रुपीज़, ये आर रुपीज़ के लिए नहीं होता बेटा। ये ना 16वीं, सुनते जाना मेरी बात को, इसको बोलते हैं हम लोग 16th सेंचुरी में ना, डिबेरे और क्रेडेरे, दो वर्ड बना था। क्या बना था, डिबेरे और क्रेडेरे। 16वीं सदी में प्रोफेसर फ्रा लूसा पैसियोली इनका नाम है, लूसा पैसियोली। इन्होंने अकाउंट्स को बनाया था 16th सेंचुरी में। ये रहने वाले इंसान थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ अकाउंटेंसी। कौन है, तो आपको नाम बताना है, प्रोफेसर फ्रा लूसा पैसियोली। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इटली के रहने वाले थे। 16वीं सदी में इन्होंने पैसे का लेन देन को, आने और जाने को, जहां आया तो प्लस और गया तो माइनस, ये बनाया था डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक का नाम क्या दिया था इन्होंने, डबल एंट्री। अब अंग्रेजी में नहीं दिया था इन्होंने नाम, इन्होंने अपनी भाषा में दिया था। बाद में ये अंग्रेजी में नाम हो गया डबल एंट्री बुक कीपिंग। और इन्होंने जो अपनी भाषा, इटली में इटालियन लैंग्वेज चलती, कौन सी भाषा चलती है, इटालियन लैंग्वेज। तो इटालियन लैंग्वेज में इन्होंने दो शब्द बनाए थे, जो आता था उसको ये वर्ड बोलते थे क्या, डिबेरे। क्या बोलते थे, डिबेरे। और जो जाता था उसको क्या बोलते थे, क्रेडेरे। ये वही डिबेरे, डिबेरे यानी लेन और क्रेडेरे यानी देन।
तो लेन देन की प्रक्रिया को इन्होंने नाम दे दिया डिबेरे और क्रेडेरे, और ये बोलते थे कि हम पैसे का आना और सामान का जाना, या सामान का आना और पैसे का जाना, दोनों ही चीजों को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए बुक का नाम क्या पड़ा? डबल एंट्री। कुछ आता है वो भी रिकॉर्ड होगा और कुछ जाता है वो भी रिकॉर्ड होगा। तो हर ट्रांजैक्शन का डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट होगा, इसीलिए बुक का नाम पड़ा डबल एंट्री बुक कीपिंग। और ये जो डेबिट बना है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म डीआर जो बना है, ये बना कहां से? डिबेरे से बना है। कौन से वर्ड से? इटालियन वर्ड से। अब समझ में आया? हाँ, तभी तो मैं बोले रुपीस कहाँ से आ डी गया ई। ऐसे। फिर तो अगर, अच्छा बताओ, फिर तो अगर यूएसए में डॉलर में अकाउंटिंग होती है तो वहां डेबिट की जगह ऐसा बोलते होंगे, डी डॉलर बोलते होंगे। $3 ये क्वेश्चन मैम से पूछना है सर। नहीं पूछना, बोलता। सुनो ना, क्यों ज्ञान बढ़ाओगे दूसरे का? जो गध है उसको गधे रहने दो ना, तुम होशियार हो गए ना, बस ज्यादा ज्ञान। ये भी ठीक। ओ गलती से टीचर बना दिए हो उसको, मालूम, और आके उठ के आ गए। और डीएवी वाले ही ऐसा कर सकते हैं, कल्तरा डीएवी वाले। ये देखो, ये वाला डी और ये वाला आर से एब्रीविएशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म को। ढूंढा होगा सर उसको। देखो यहां से देखो, पहले ये वाला डी और ये वाले आर इटालियन भाषा से बना डेबिट। डेबिट यानी प्लस जो आ रहा है, लेन, पैसा का आना, ठीक है। और माइनस जो है, माइनस को हम क्या सिंबलाइज करेंगे? बोला मैं क्रेडिट। तो क्रेडिट जो है वो कहां से बना है? सी आर से नहीं बना है, ये सी आर ई डी आई टी से नहीं बना है, यहां से नहीं बना है, वो बना है सी आर ई डी ई आर ई, क्रेडेरे से। सी और ये वाला आर, जैसे डी और आर है ना, देखो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म से डी आर, और यहां के फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म से सी आर। डेबिट यानी प्लस, क्रेडिट यानी माइनस। फिलहाल समझने के लिए ऐसा समझ लो, फर्म के लिए जो भी चीजें प्लस हैं वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट। और फर्म के पास में जो भी चीजें के पास में माइनस बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अंग्रेजी में जब इसको कन्वर्ट किया गया तो डिबेरे अंग्रेजी का शब्द डेबिट बन गया और क्रेडेरे अंग्रेजी का शब्द क्रेडिट बन गया। आया समझ में? हाँ, आ गया। ये किसी को मत बताना, खास करके खरे को तो बिल्कुल नहीं। अब जहां जहां पे प्लस लिखो वहां वहां पे कौन सा बैलेंस लिखो? डेबिट बैलेंस। जब भी डीआर लिखे रहेगा ना बेटा, तो उसको डीआर मत पढ़ना कभी भी। डीआर को भले ही डीआर लिखो, लेकिन पढ़ो क्या? डेबिट बैलेंस। तो एसेट्स के पास कौन सा बैलेंस हो गया? प्लस यानी डेबिट बैलेंस। एसेट्स हैविंग, क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस लॉसेस हैविंग डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। और इनकम गेन हैविंग क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। फॉर द फर्म के लिए, ओनर के लिए? फर्म। फर्म के लिए, फॉर द फर्म। अब इन बातों को एक जगह पे लिख लेते हैं, देखो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अभी और आने लगेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट में बहुत अच्छे से आ रहा है। सब समझाएंगे बेटा, सब समझाएंगे, चिंता मत करो, बस ध्यान से सुनते जाओ। जब कैपेसिटी लोड के ऊपर हो जाए बता देना, रुक जाऊंगा। अभी जब तक आ रहा है सुनते जाओ। मान्या आहूजा सुन पा रही है? हाँ हाँ मान्या क्लियरली सुनाई दे रहा है ना बेटा? हाँ, सुनाई दे रहा है। ठीक, हंस रही है मान्या, लग रहा है। नहीं तो हंसी तो आवाज़ में आ रही है बेटा तेरी। चलो सुनो, मान्या क्या है ना, मेरी बहन है, और हर साल मेरे को राखी में वो राखी बांधती है। उसका जो भाई है ना, सग्गा, मतलब चाची का, मतलब बड़े मम्मी का लड़का, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मान्या, मेरी कोई सिस्टर है नहीं, तो मान्या ही मेरी सगी बहन है, ऐसा है। तो देखो, अब यहाँ पे एसेट्स, अब फर्म के लिए कितनी बातें? फर्म के लिए 5 बातें। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन। हम एक्सपेंस लॉस में परचेज लिख देते हैं और इनकम गेन में रिवेन्यू या सेल्स बोल देते हैं। REVENUE, रिवेन्यू या सेल्स। तो एसेट्स हैविंग कौन सा बैलेंस?
प्लस देखा था ना हमने, तो एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज हैविंग credit क्रेडिट balance, बैलेंस, कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस, credit balance, एक्सपेंस लॉस परचेज हैविंग डेबिट बैलेंस, debit balance, एंड इनकम गेन सेल्स रिवेन्यू हैविंग क्रेडिट बैलेंस, credit balance, क्रेडिट बैलेंस। इतना समझ में आया? हाँ, आ अब गया, फॉर द फर्म, किसके लिए? फर्म के लिए। firm, तो फर्म के लिए एसेट्स के पास डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज के पास क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल के पास क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज एक्सपेंसेस लॉसेस के पास डेबिट बैलेंस होता है, और इनकम गेन के पास क्रेडिट बैलेंस होता है फॉर द फर्म। ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको कोई भी जरूरत नहीं है पर्सनल, रियल, नॉमिनल पढ़ने की और स्कूल में किसी भी प्रकार से गलत पढ़ने की। किसी से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होती, पर जो गलत पढ़ा है उससे जीवन में मत पढ़ो, इग्नोर करो। अब आगे देखो, हमने क्या लिखा था? प्लस को और बढ़ाता है और प्लस, प्लस को कम करता है माइनस बैलेंस, माइनस को और बढ़ाता है और माइनस, और माइनस को कम करता है प्लस, प्लस। अब जहां जहां प्लस लिखे हो वहां वहां क्या लिखना? देखो अभी जादू, अभी जादू देखो, जादू। डेबिट को और बढ़ाता है और डेबिट, डेबिट को कम करता है क्रेडिट, क्रेडिट को और बढ़ाता है और क्रेडिट, क्रेडिट, और क्रेडिट को कम करता है। डेबिट, समझ में आया? आप समझ में आया वो माइनस प्लस क्यों बता रहा था जब से मैं? क्योंकि डाउट माइनस प्लस में था, डाउट डेबिट क्रेडिट में कभी था ही नहीं। डाउट तो प्लस और माइनस नहीं आता था हमको, हमको सिस्टर लूसी के पास बैठ के फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। चलो ठीक, इतना समझ में आया ना बेटा? ये सब तो आरके सिंह सर पढ़ाया भैया। तो भी तो नहीं पता। अरे वो तो लास्ट में पूरा दिमाग खराब कर दिया 10th में, इसीलिए नहीं आया ऐसा? तो पूरा बिगाड़ दिया, अच्छे से नहीं पढ़ाया एक भी। ये वीडियो भी मेरे को अभी जो है ना, इसको भी अनलिस्टेड करके डालना पड़ेगा, तुम ही लोग को दिखे बस करके। हाँ, बहुत बुराई हो गई है इसमें भी। ये हटा रहा हूं, मैंने फोटो खींच लिया, ठीक है? आप लोग को भी खींचना हो तो खींच लो, ये लो। हाँ, हाँ, खींच रहे थे ना। हो गया। मान्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है। मान्या वैसे दोपहर के कल अपन ना 2:30 बजे अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे, एक बच्चा और है वो भी आएगा, तो आप लोग 2 बच्चे हो 2:30 बजे आने के लिए। वो स्कूल कंप्लीट होने के बाद आएगा, वो उसकी भी छुट्टी 2 बजे हो जाएगी डीएवी से। क्या तो नाम था, कुछ सिंह था तरौत का, वो आ रहा है। हाँ, अब देखो, कर सिंह, हाँ ऐसी कुछ होगा। अब देखो, भाई तो है हमारे क्लास में। हाँ हाँ, अब देखो, अब एक ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र मतलब मैंने बनाया है ये मैं जब पढ़ाऊँगा ना तो अभी बहुत सारे ब्रह्मास्त्र यूज़ करूँगा, BRAMHASTRA। तो ये ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। जब भी मॉडर्न अप्रोच का रूल लगाएंगे ना तो उसमें एक चीज़ पढ़ेंगे, जिसके पास जो बैलेंस होता है, यदि, अरे यार इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, जिसके पास जो, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, इसलिए अच्छे से लिख रहा हूँ। बैलेंस होता है यदि वो बढ़ता है तो वही करो, और घटता है
या कम होता है भी लिख सकता था। घटता है तो उसका उल्टा करो, और घटता है तो उसका उल्टा करो। क्या लिखा है मैंने? जिसके पास जो बैलेंस, इसमें इंपॉर्टेंट है जिसके। सुन रहे हो? रिपीट करो। क्या लिखा है मैंने? हाँ पूरा पढ़ो। जिसके पास जो बैलेंस होता है यदि वो बढ़ता है तो, तो वही करो। और घटता है तो, जैसे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, हाँ बढ़ना है हाँ मैं सुनते जाओ। और घटता है तो उसका उल्टा। उसका उल्टा करो। जिसके इंपॉर्टेंट है, अभी मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं हूँ, अभी बस लिखवाया हूँ। अभी बोलूँगा, आगे पूरा क्लियर होगा, सुनते बस जाओ। जिसके इंपॉर्टेंट है, जो बैलेंस इंपॉर्टेंट है, बढ़ता, जिसके पास जो बैलेंस होता है यदि वो बढ़ता, तो ये बढ़ता है इंपॉर्टेंट है, और वही करो इंपॉर्टेंट है। और अगर घटता है, घटता इंपॉर्टेंट है, तो उसका उल्टा करो। जैसे कि, सुनना ध्यान से, अब जादू देखना। यहाँ लिख देते हैं डेबिट, और यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट। तो देखो DRCR लिखा है मैंने, लेकिन पढ़ा क्या? डेबिट और क्रेडिट पढ़ा। तो एसेट्स के पास में कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अब जिसकी जगह क्या पढ़ोगे? एसेट्स के पास कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस होता है। तो यदि वो कौन? एसेट्स। वो कौन? एसेट्स। जिसकी बात कौन था? जिसकी जगह पे कौन था? एसेट्स था ना। तो एसेट्स के पास कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता है। तो यदि एसेट्स बढ़ता है तो वही करो। क्या करो? जो बैलेंस था। कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। किसके पास? एसेट्स के पास। फिर से, एसेट्स के पास डेबिट बैलेंस होता है। तो यदि एसेट्स बढ़ता है तो वही करो, डेबिट करो। एसेट्स के पास डेबिट बैलेंस होता है, तो यदि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करो, और घटता है तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट करो। क्रेडिट। तो एसेट्स अगर बढ़ता है, एसेट्स के पास डेबिट बैलेंस है, तो यदि एसेट्स बढ़ता है, बेटा बढ़ता है तो एरो ऊपर बना रहा हूं, ठीक है? ऊपर वाला एरो यानी इंक्रीज, ठीक है? और नीचे तरफ वाला एरो बनाया मतलब डिक्रीज। क्लियर है? हाँ तो एसेट्स के पास डेबिट बैलेंस होता है, तो यदि एसेट्स बढ़ता है तो वही करो। क्या करो? डेबिट करो। और अगर घटता है तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज के पास कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यदि लाइबिलिटी बढ़ती है तो वही करो, वही करो। क्या करो? कौन सा बैलेंस होता है लाइबिलिटीज के पास? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ रही तो क्या करो? वही करो, क्रेडिट। क्रेडिट करो। तो लाइबिलिटीज अगर बढ़ी तो वही करो, क्रेडिट भी बढ़ेगी। क्रेडिट करो। और घटी तो उसका उल्टा डेबिट। समझ आ रहा है बेटा? हाँ अनुभूति? हाँ अरे कैपिटल के पास कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस। किसके लिए? ये सब बातें किसके लिए हैं? फर्म के लिए। के लिए। तो कैपिटल के पास कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यदि कैपिटल बढ़ता है तो वही करो, क्रेडिट करो, और घटता है तो उसका उल्टा डेबिट। चलो अब तुम लोग बताओ, एक्सपेंस लॉस के पास कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। के पास डेबिट। हाँ, तो यदि वो बढ़ता है तो क्या करो? डेबिट करो। गुड। और घटता है तो? क्रेडिट। क्रेडिट। एक्सपेंस लॉस के पास डेबिट बैलेंस होता है। तो यदि एक्सपेंस लॉस बढ़ता है तो वही करो, डेबिट करो, और घटता है तो
क्रेडिट करो। क्रेडिट। अब इनकम गेन के पास कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यदि इनकम गेन बढ़ती है तो क्या करो? क्रेडिट करो, और घटती है तो डेबिट करो। डेबिट। ये बन गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय मॉडर्न अप्रोच। क्या बन गया पता है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें दो अप्रोच होते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच और दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। अरे पिछले साल तुम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं पढ़े थे, जिसमें दो आंसर आते थे, जिसमें आप लोग दो मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे और एक हाँ एलिमिनेशन मेथड लगाते थे। इसी प्रकार से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी दो मेथड से बनते हैं, मतलब दो अप्रोच से बनते हैं। एक मॉडर्न अप्रोच जो आज के ज़माने का अप्रोच है, और एक बाबा आदम ज़माने का अप्रोच जिसका नाम है क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच। नाम में ही है ट्रेडिशन, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, कोई एक पढ़ लो ना, पूरा जर्नल एंट्री इसी मॉडर्न अप्रोच से बन जाएगा। ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की, ट्रेडिशनल अप्रोच को। हाँ, हम नाम के लिए, जानकारी के लिए कि किसको पर्सनल अकाउंट, किसको रियल अकाउंट, किसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में लग जाता है, सॉरी पर्सनल अकाउंट में लग जाता है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लग जाता है, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन लग जाता है। इसी को 3 गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। वो मैं कभी अच्छे से आराम से पढ़ा दूंगा। फिलहाल के लिए अपन को जो भी अकाउंटिंग करनी है वो किससे करनी है? मॉडर्न अप्रोच से। और इससे जर्नल एंट्री बनाने पे जो जर्नल एंट्री बनेगी मॉडर्न अप्रोच से, और जो जर्नल एंट्री बनेगी ट्रेडिशनल अप्रोच से, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो पता ही नहीं चलेगा मैडम को या किसी भी चेकर को कि आपने मॉडर्न अप्रोच के नियम से बनाया है डेबिट एंड क्रेडिट या ट्रेडिशनल अप्रोच से। आंसर तो दोनों ही अप्रोच में क्या आना है? वैसा ही आना है। समझ गए मेरी बात? अभी भी इसको तुम लोग ना यूज करना नहीं सीखे हो। इसको हम एसेट्स लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ अकाउंट बोलते हैं। कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इन नेचर ऑफ अकाउंट्स को किस तरीके से जर्नल एंट्रीज में जोड़ा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से अभी दिखा देता हूँ। दिखाऊं? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दिखाता हूँ, एक सेकंड, फिर क्लास बंद करेंगे। जैसे कि ये ऊपर वाला बस हटा रहा हूँ क्योंकि अभी ये नीचे वाले रूल का यूज़ करेंगे। जैसे कि सोल गुड्स फॉर कैश बोला है। क्या बोला है? सोल गुड्स फॉर कैश ₹5000। इसकी जर्नल एंट्री बनानी। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए ना कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, बिल्कुल पेन से लाइन खींचना, हाथों से लकीर खींचना, आड़ी तिरछे भी खिंचाए चलेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आदत पड़ जाएगी। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है पेंसिल और स्केल से बनाने की, टाइम बर्बाद बस होता है। डेट, पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल, इसमें डिटेल्स आएगी। फिर ये कॉलम हो गया लेजर फोलियो का, इसका कोई यूज़ नहीं होता जब कम, लेजर फोलियो बोलते हैं, LF लेजर फोलियो, L फॉर लेजर, F फॉर फोलियो। ये जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है ना तो वहाँ काम आता है, टैली, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। ये कॉलम हो जाता है डेबिट, बगल में रुपीज़ लगाना मत भूलना क्योंकि डॉलर में अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, इंडियन रुपीज़ में कर रहे हो। और ये हो गया क्रेडिट का, CR रुपीज़। अब कोई चीज़ आती है उसको भी रिकॉर्ड करते हो और जाती है उसको भी रिकॉर्ड करते हो डबल एंट्री में, तब तो एक सिस्टमेटिक अकाउंट है ना, तब तो एक साइंटिफिक अकाउंटिंग बोलते हैं इसको, जो फ्रा लूसा पैसियोली ने बनाई थी। अब हमने क्या बोला है, और ऊपर में नाम दे देना क्या? जर्नल एंट्री, JOURNAL। इट इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग। सुन रहे हो? हाँ, एक नंबर। सोल गुड्स ऐसे अच्छा लगता है, ओ एकदम जी सर, यस सर, ऐसा ओ बेकार लगता है फॉर्मेलिटी। तो सोल गुड्स फॉर कैश ₹500, 500 का सामान बेचे। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन तो बनाए हो, अब बताओ क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। कितना रुपया आ रहा है? 500 रुपया आ रहा है। और क्या जा रहा है? सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है। कितने रुपए का सामान जा रहा है? 500 रुपया जा रहा है। 500। अब कैश क्या है तो उसका नेचर पहचानो पहले। क्या कैश एसेट्स है? क्या कैश लायबिलिटीज है? कैपिटल है? एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन है? क्या है कैश?
एसेट्स है, तो एसेट्स के पास कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और अभी एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, बढ़ रहा है तो वही करो, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। तो कैश ऐसे लिखते हैं, देखो कैश अकाउंट, अकाउंट का A/C, और डेबिट को बेटा यहाँ पे लिखते हैं DR ऐसा। तो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, कितने रुपए से, डेबिट का अमाउंट डेबिट में 500 रुपए से। और आपके पास से क्या जा रहा है, सामान जा रहा है, गुड्स भी क्या है आपके लिए, एसेट्स ही है। तो एसेट्स के स्टॉक है ना, एसेट्स, तो एसेट्स के जाने पे या एसेट्स के कम होने पे उसको क्या करो, क्रेडिट। एसेट्स के पास डेबिट बैलेंस होता है, तो यदि एसेट्स कम होता है तो उसका उल्टा करो, डेबिट का उल्टा क्रेडिट करो। क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए बेटा 2 उंगली का गैप छोड़ते हैं। अब यहाँ उंगली तो ऐसे बना नहीं सकता, लेकिन इतना जगह छोड़ते हैं, इतना एरिया छोड़ करके हम लिखते हैं क्या, क्रेडिट। मतलब क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्रेडिट की शुरुआत हम ऐसे करते हैं, यहां से देखो थोड़ा गैप दिया, क्रेडिट को हम 2 से लिखते हैं, डेबिट के लिए DR लिखते हैं ऐसा थोड़ा जगह छोड़ करके, और क्रेडिट के लिए 2 लिखते हैं 2। अब क्या चला गया हमारे पास से, गुड्स, गुड्स जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, कितने रुपए से, क्रेडिट का क्रेडिट साइड में लिख दिया मैंने 500 रुपए से। अब जब हमने सामान बेचा है ना, तो गुड्स की जगह क्या लिखते हैं, सेल। तो 2 गुड्स लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, इस गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे, 2 सेल। और खरीदते तो गुड्स अकाउंट डेबिट की जगह क्या लिखते, परचेज अकाउंट डेबिट लिखते। परचेज। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सेल अकाउंट। अब बस इसके लिए क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 बार संबोधित करता है क्रेडिट साइड को, और डेबिट के लिए DR हमने लिख दिया। और यहाँ पे जो भी डेट होती, 1 अप्रैल 2 अप्रैल जो भी, और ये डेट भी ऐसी होती है, 1 अप्रैल फिर 2 अप्रैल की अकाउंटिंग, फिर 3 अप्रैल की अकाउंटिंग, फिर उसके बाद 2 अप्रैल नहीं लिख सकते। पूछो क्यों, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं ना उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज, सिस्टमेटिकली। जो छूट गया सो छूट गया। इसको हम लोग अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं, बताऊं क्या, गुड। और ये पढ़े भी होगे कि अकाउंटिंग में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होती है वो कैसी होती है। हाँ, अब समझ में आया असली बात। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कोई भी चीज़ को डेट वाइज सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिकली। और अगर इस टाइप का कुछ चीज़ छूट गया है तो उसको हम लोग एक गलती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना। इसके लिए अलग से एक चैप्टर बनेगा आगे अकाउंट्स में, जिसका नाम है गलतियों को सुधारना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो उसमें सुधरेगा अलग से एक चैप्टर में। समझ में आया बात। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसका एक नरेशन होता है, हमेशा नरेशन की शुरुआत आप बीइंग से करोगे, बुक वाला नहीं करेगा, पर आप बीइंग लिखोगे, BEING, बीइंग, और उसके बाद क्वेश्चन उतार दो, क्या था, सोल गुड्स फॉर कैश ₹5,000 ना, तो इसको उतार दो, बीइंग सोल गुड्स फॉर कैश ₹500, और ये बन गई एक जर्नल एंट्री। अब समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया अनुभूति। सुबह कंफ्यूज हो गए थे भैया। बिल्कुल भी मत पढ़ना, डोकरी अम्मा से बर्बाद हो जाओगे, हाथ पांव जोड़ रहा हूँ। मैं कल और इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, कल अगर वो कुछ भी पढ़ाएगी इग्नोर करना, कुछ ध्यान मत देना, ठीक है। ध्यान नहीं दोगे डांटती है। अरे नहीं भाई, गलत पढ़ा रही है, उठ पटांग पढ़ा रही है, क्यों ध्यान दोगे फालतू में। अपने फ्रेंड्स को लेके स्माइल करोगे तो डांटती है। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान्या भी सोच रही होगी हम लोग ऐसा मैम को क्यों बोल रहे हैं। मान्या 2 4 5 दिन पढ़ेगी, मान्या 6वें दिन समझ जाएगी, ठीक है। कोई हमको किसी से बैर नहीं है, अपन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ गलत नहीं पढ़ना है। अपन को मैडम से, मैडम हो या कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो, कोई गलत पढ़ाता है तो गलत नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई चीज़ को गलत को सुधारना, सोचो मेरे लिए कितना दिक्कत हो जाएगा। टीचर मैं हूँ ना, जो मुझे सिखाना है सही,
तो गलत चीज़ को हमको नहीं पढ़ना है, हमको हमेशा सही चीज़ों को पढ़ना है सही तरीके से। जो गलत पढ़ा है उनसे बचना है। अगर मैडम गलत पढ़ा रही तो जाओ कंप्लेन करो, रिटर्न कंप्लेन देके कि ये ऐसी ऐसी बातें हैं, ये टर्म्स को ये बोल रही हैं, हर जगह पे ऐसा, रिटर्न कंप्लेन दे दो। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, कोई मार्क्स नहीं काट सकता, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं। और जब तुम सही ढंग से पढ़े हो, एग्जाम में बना के आओगे, तो दुनिया में किसकी दम है, किसके में दम है जो तुमको फेल कर सके? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए डरो मत। हाँ, हमको किसी से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, वो टीचर हैं, हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमारे साथ गलत तो कर रही है ना। हमारे साथ देखो, वो हमारे लिए गलत पढ़ा रही। अब भाई अगर नहीं आता तो ये बोल दो नहीं पता, लेकिन गलत तो मत बताओ। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बेटा मैं आप अपने हो, आपको समझा सकता हूँ। आप लोग ना अपने में रहो, फोकस करो, इग्नोर करो, और नहीं भी मानती तो हट जाओ, या जब लगती ना तो एक बार बदतमीजी कर लो, फिर दोबारा लगेगी नहीं कि देखो मैडम आप हमसे मत लगे करो, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। पीछे पड़ जाती है सर बदतमीजी करने। नहीं तो पड़ जाए पीछे, ले जाए प्रिंसिपल पास, अंत तक देखेंगे, निपटेंगे, फिर पेरेंट्स भी आ जाएं, फिर मैं समझाऊंगा ना सही चीज़ें। मेरे पास तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस में सब कुछ है ना, उनको दिखाओ ये वीडियो, और मैडम को बताओ ये सारी चीज़ें, और सच्चाई बताओ, मेरे से बात कराओ फ़ोन में, मेरा ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये दिखाओ। इन चीज़ों को सर मैं बोल देता हूँ, अभी इसको भी डाल दूंगा, तुम्हारे लिए बस रहेगा, अपने घर में दिखा देना, सर जो मैम अभी आई हुई है वो इनकम्पिटेंट पर्सनैलिटी को इन लोग ले आए हैं, पैसा कम देना पड़े, तनख्वाह कम देना पड़े करके, इनको एक भी एक्सपीरियंस नहीं साल का, ये बच्चों को गलत पढ़ा रही हैं, गलत चीज़ों को बता रही। मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, अपने पास से डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया हूँ हर साल बच्चों को कॉमर्स के फील्ड में, और इन बच्चों को भी मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए, मैम सही टीचर नहीं है, गलत पढ़ाती हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती प्रेशर करके पढ़ा रही हैं। आप कुछ कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रिंसिपल सर को बोलिए या जो भी, अगर बच्चों को ज़्यादा प्रेशर करें और बच्चे बोलते हैं तो बिल्कुल उनका इस टीचर के खिलाफ एक्शन लेने में साथ बच्चों का दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा, इतना सुना देना, ठीक है? ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। अब कल पढ़ते हैं आगे की जर्नल एंट्रीज। हाँ बाय बेटा। मान्या थोड़ा थोड़ा आया को समझ में, कल 2:30 बजे मिलते हैं, ठीक है? बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट।